दोस्तों, संसद के भीतर जबरदस्त हंगामा चल रहा था। विपक्ष के सांसद वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे थे, स्पीकर बार बार शांति की अपील कर रहे थे और एंटी पेपर लीक बिल के ऊपर चर्चा किसी भी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। पूरा देश इस राजनीतिक शोर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहा था, लेकिन तभी कैमरे के फ्रेम में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों से लेकर के विदेशी खुफिया एजेंसियों तक के कान खड़े कर दिए। देश के सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खामोशी से संसद भवन पहुंच गए। बाहर से देखने पर यह एक रूटीन विजिट लग रही थी, जिसे सरकारी सूत्रों ने भी सामान्य दौरा ही बताया। लेकिन दोस्तों, जो लोग अजीत डोभाल की कार्यशैली और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं, उन्हें यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि इस हंगामे के शोर के पीछे किसी बहुत बड़े, किसी बेहद सीक्रेट कवर अप यानी कोवर्ट ऑपरेशन की फाइल के ऊपर खामोशी से मुहर लग रही है। तो दोस्तों, आखिर संसद के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा कौन सा गेम सेट हुआ है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। असल में संसद के वेल में हो रहा हंगामा सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था, जबकि असल एक्शन संसद भवन के एक बंद कमरे के अंदर चल रहा था। यह कमरा देश के गृह मंत्री अमित शाह का था। जंतर मंतर पर हुआ हालिया विरोध प्रदर्शन और उसके अंदर भड़की सोची समझी हिंसा के बाद में अमित शाह ने एक मैराथन सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी। करीब 40 मिनट तक चली इस हाई लेवल मीटिंग के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के चीफ, केंद्रीय गृह सचिव और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल मौजूद थे। इसके तुरंत बाद अमित शाह और अजीत डोभाल की एक एकांत मुलाकात भी हुई। इस बंद कमरे के अंदर आखिर किस हिट लिस्ट पर चर्चा हो रही थी? क्या देश के भीतर किसी बहुत बड़े और बेहद खतरनाक इकोसिस्टम का एनकाउंटर करने का फाइनल फरमान जारी हो चुका है? ये बैठक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक फुल स्केल स्ट्रेटेजिक मीटिंग थी, जिसका टारगेट वो ताकते थी जो विदेशी फंडिंग के दम पर भारत के भीतर सिविल अनरेस्ट यानी कि नागरिक अशांति फैलाना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए उस हाई वोल्टेज ड्रामे को समझना होगा, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बैनर तले अंजाम दिया गया था। ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। इसके अंदर भारी तादाद के अंदर जेन जी यानी कि नई पीढ़ी के युवाओं को मोहरा बनाया गया था। सोशल मीडिया की रील्स और 30 सेकंड के अटेंशन स्पैन वाले इन युवाओं को ये समझाया गया था कि देश के प्रधानमंत्री को भद्दी गालियां देना, भारतीय सेना का मजाक उड़ाना और सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर फेंकना एक बहुत ही कूल काम है। मंच से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। खुद को बाहुबली समझने वाले और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को गालियां देने वाले ये प्रदर्शनकारी उस वक्त तो बहुत जोश में थे, लेकिन आज उनकी हालत क्या है? जैसे ही दोस्तों पुलिस का डंडा चला, कानूनी कार्रवाइयां स्टार्ट हुई, ये सारे जेनजी प्रदर्शनकारी अचानक से घुटनों पर आ गए। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने ही प्यादों की बलि चढ़ा दी? तो दोस्तों इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट का वो खौफनाक सच और उसका कड़ा रुख, जिसने रातों रात इन उपद्रवियों की जिंदगी को नरक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, हिंसा करना और कानून तोड़ना किसी भी हाल के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दंगाई चाहे किसी भी विचारधारा का हो, उसे रियायत नहीं मिलेगी। कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बाद में सीजीपी के वो नेता जो मंच से सीना ठोक करके कह रहे थे कि हम एक एक प्रदर्शनकारी के ऊपर से केस वापस करवा लेंगे, वो अचानक से गायब हो चुके हैं। अब हालात ये हैं कि जोश में आकर के गालियां देने वाले युवा स्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं, रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और उनका पूरा करियर दांव पर लग चुका है। उन्हें समझ में आ गया है कि उनके राजनीतिक आकाओं ने सिर्फ अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल किया और अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार और अजीत डोभाल का गेम प्लान सिर्फ सड़क पर पत्थर फेंकने वाले मोहरों तक सीमित नहीं है। असली स्ट्राइक उन लोगों पर हो रही है जो एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठ करके पूरी हिंसा की स्क्रिप्ट लिख रहे थे,
इसी कड़ी के अंदर दोस्तों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यानी कि IFSO ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने डिजिटल दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को दिल्ली पुलिस ने सीधा और कड़ा अल्टीमेटम भेजा है। आखिर दोस्तों खुफिया एजेंसियों के हाथ ऐसा कौन सा डिजिटल सबूत लग गया है? रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस इनपुट इशारा कर रहे हैं कि जंतर मंतर की हिंसा और देश भर के अंदर फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मनी ट्रेल है। करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग के जरिए एक खास इकोसिस्टम इंटरनेट के ऊपर भ्रामक वीडियोस और हेट स्पीच की बाढ़ ला रहा है। IFSO ने इन टेक कंपनीज को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हिंसा भड़काने वाले, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने वाले और देश का माहौल खराब करने वाले तमाम अकाउंट्स और फर्जी न्यूज पोर्टल्स को तुरंत ब्लॉक किया जाए। डिजिटल दंगाइयों को अब कोई इंटरनेशनल सर्वर भी नहीं बचा पाएगा। अब दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ अचानक हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही जंतर मंतर का ड्रामा खत्म हुआ, दिल्ली पुलिस सीधा वामपंथी नेताओं को अरेस्ट करने क्यों पहुंच गई है? संसद के अंदर कांग्रेस क्यों अचानक से इमरजेंसी का रोना रोने लग गई है? दरअसल दोस्तों राज्यसभा के अंदर जब CPM सांसद जॉन ब्रिटास और कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेफ्ट नेता आयशी घोष के ऊपर पुलिस कार्रवाई को लेकर के हंगामा और इसे लोकतंत्र के ऊपर खतरा बताया, तो इसके पीछे की असल वजह उनका डर था। विपक्ष को भनक लग गई कि पुलिस के रडार पर अब सिर्फ सड़क छाप उपद्रवी नहीं हैं, बल्कि वो सफेद पोश आका भी हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे। दोस्तों इस पूरी जियोपॉलिटिकल और इंटरनल सिक्योरिटी की बिसात पर अजीत डोभाल की सबसे खतरनाक चाल अभी आनी बाकी थी। और दोस्तों वो चाल थी मॉनसून सत्र के अंदर पेश हो रहा 2026 का जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे सिर्फ एक आम कागजी कानून बता करके इग्नोर कर रहा था, लेकिन दोस्तों असल में ये घुसपैठियों, स्लीपर सेल्स और देश विरोधी ताकतों के ताबूत में अजीत डोभाल की आखिरी कील है। इस बिल के तहत देश के जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस डेटाबेस को सीधे आधार, वोटर ID, राशन कार्ड और पासपोर्ट से लिंक किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी अवैध घुसपैठिया या आतंकवादी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर के सिस्टम में सेंध नहीं लगा पाएगा। आखिर दोस्तों एक सिंगल डिजिटल डेटाबेस के नाम से विपक्ष और कुछ खास NGO लॉबी के अंदर इतनी दहशत क्यों फैल गई है? वो क्या छिपाना चाहते हैं? तो दोस्तों असल में भारत की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को बदलने का जो एक साइलेंट प्रोजेक्ट दशकों से चला आ रहा था, ये बिल उस पूरे प्रोजेक्ट को एक झटके के अंदर ही तबाह कर देगा। अगर किसी ने जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 या 2 साल लेट कराया तो उसे DM या फिर SDM की परमिशन लेनी होगी। अगर 2 साल से ज्यादा की देरी हुई तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दोस्तों ये एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा तंत्र है जिसे भेदना किसी भी स्लीपर सेल के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों डोभाल जानते हैं कि देश की सुरक्षा केवल बॉर्डर पर नहीं बल्कि देश के डेटाबेस में भी होती है। अब दोस्तों जरा उस एंटी पेपर लीक की बात करते हैं जिस पर चर्चा के दौरान अजीत डोभाल संसद पहुंचे थे। दोस्तों डोभाल का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत का एजुकेशन सिस्टम और उसके अंदर होने वाली सेंधमारी अब सीधे तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला बन चुकी है। विदेशी ताकतें और उनके लोकल प्यादे अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत के युवाओं को भड़काना है तो उन्हें उनके भविष्य को लेकर के डरा दिया जाए। पेपर लीक माफिया सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा है बल्कि वो अनजाने में ही देश के भीतर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का एक ऐसा बारूद तैयार कर रहा है जिसे कोई भी विदेशी टूल किट एक माचिस की तिल्ली से उड़ा सकती है। दोस्तों युवाओं के अंदर असंतोष फैला करके उन्हें सड़कों पर उतारने की साजिशों को रोकने के लिए ये एंटी पेपर लीक बिल एक ब्रह्मास्त्र की तरह लाया गया है। इन तमाम घटनाक्रमों को दोस्तों अगर आप एक साथ जोड़ करके देखेंगे तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर करके सामने आती है। मोदी सरकार ने अब
डिफेंस छोड़कर के फुल ऑफेंस मोड ऑन कर लिया है। छात्र आंदोलनों, शाहीन बाग जैसे प्रयोगों और किसान प्रदर्शनों के दौरान सरकार थोड़ा डिफेंसिव रहती थी। वो विरोध प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक अधिकार मान करके एक हद तक बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन इस ढील का फायदा उठा करके विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओज और अराजक तत्व पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेते थे। अब सरकार की पॉलिसी के अंदर एक मैसिव शिफ्ट आ गया है। इसे अजीत डोभाल की ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन कहा जाता है। दोस्तों, अब सरकार समस्या के बड़ा होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि समस्या की जड़ों के अंदर मट्ठा डाल देती है। पश्चिमी देशों के अंदर कई थिंक टैंक्स जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को पचा नहीं पा रहे, उनके लिए ये नया भारत एक पहेली बन रहा है। जब भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट होकर के भारत की तरफ देख रही है, ठीक उसी वक्त भारत के भीतर अचानक से ऐसे विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हो रहे हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक टूलकिट का हिस्सा है। भारत की विकास दर को रोकने का सबसे आसान तरीका है देश के भीतर सिविल अनरेस्ट पैदा करना, फैक्ट्रीज को बंद करवाना और सड़कों को ब्लॉक करना। लेकिन दोस्तों, डोभाल और अमित शाह की जोड़ी ने इस टूल किट को डिकोड कर लिया है। अब दोस्तों, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीधा जड़ पर प्रहार हो रहा है। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के कानूनों के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। विदेशी फंडिंग के ऊपर FCRA के तहत ऐसा शिकंजा कसा गया है कि बड़े बड़े एनजीओज की सांसें फूल गई हैं और जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नए राजनीतिक स्टार्टअप्स बनाकर के युवाओं को गुमराह करने निकले थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के डंडे ने उनकी असली हैसियत याद दिला दी है। जब किसान नेता राकेश टिकैत के साथ मिलकर के सरकार को घेरने का नया गठबंधन बनाने की खबरें सामने आती हैं, तो सरकार ने भी अपनी पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट और इंटेलिजेंस ग्रिड को एक्टिवेट कर दिया है। विपक्ष का दोहरापन भी अब जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। जब जंतर मंतर पर देश की सेना को गालियां दी जा रही थी, तब इनके लिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच था। दोस्तों, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल गवर्नेंस के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। संसद में अजीत डोभाल की वो एंट्री केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, वो दुनिया को, विदेशी ताकतों को और देश के भीतर बैठे स्लीपर सेल्स को एक साइलेंट लेकिन बेहद लाउड मैसेज था। मोदी सरकार का ये नया रूप ये स्थापित करता है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जहां असहमति का सम्मान है, लेकिन अगर किसी ने उस असहमति की आड़ के अंदर देश की सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ किया या फिर कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करने की जरूरत की, तो उसकी कीमत उसे पीढ़ियों तक चुकानी पड़ेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार दबाव में आकर के झुक जाने वाली है, वो आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। दोस्तों, भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सिर्फ विदेश नीति तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे अपनी आंतरिक सुरक्षा का भी मूल मंत्र बना लिया है। बिसात बीत चुकी है, मोहरें पिट चुके हैं और अब ये गेम पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।